कि उस वक्त तय हुआ था कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और मुख्यमंत्री भारतीय जनता। मगर चूंकि आपको मुख्यमंत्री बनना था, आपने हमारे साथ विश्वासघात किया, सत्ता पर बैठे, सत्ता के लिए हिंदुत्व के साथ समझौता कर लिए, 2 पीढ़ी से जिनके सामने लड़ते थे उनकी गोदी में बैठ गए। हर भाषण में आपको मोदी जी का नाम देना पड़ता था। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हाल ही में महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर गए और वहां महाविकास आघाड़ी सरकार पर जमकर हमला बोला। शिवसेना को बेनकाब करने का काम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया और साथ ही उद्धव ठाकरे को ये चुनौती दे दी कि वो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दें अगर हिम्मत है तो, और तीनों दलों को एक साथ लड़ना चाहिए और बीजेपी के साथ हाथ मिलाना चाहिए। तो इस तरीके से जो चुनौती बीजेपी की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से शिवसेना को दी गई है, उस पर अब शिवसेना के सांसद संजय राउत ने पलटवार किया है। संजय राउत ने कहा है कि अगर आप में हिम्मत है तो 105 विधायकों को इस्तीफा दे देना चाहिए और शिवसेना के समर्थन के बिना आपके 105 विधायक नहीं चुने जा सकते थे। राउत ने यह भी कहा कि हमारी चुनौती आपके 105 विधायकों को इस्तीफा देने और 105 को फिर से निर्वाचित कराने की है। तो आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दरअसल वहां संबोधित करते हुए ये कहा कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार चल रही है। ये 3 पहियों की सरकार है और तीनों ही पहिए पंचर हैं, तीनों ही पहियों से धुआं निकल रहा है और प्रदूषण फैल रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शिवसेना ने बीजेपी के साथ विश्वासघात किया है, हिंदुत्व के साथ समझौता किया है और उन पार्टियों की गोद में शिवसेना जाकर बैठ गई है जिन पार्टियों से वो लगातार लड़ती आई है। इन तमाम बड़ी बातें जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कही गई, अब संजय राउत बौखलाए हुए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान के बाद। और संजय राउत ये कह रहे हैं कि शिवसेना कभी हिंदुत्व नहीं छोड़ेगी। लेकिन सवाल ये है कि शिवसेना जिसके साथ महाराष्ट्र में गठबंधन करके बैठी हुई है, यानी कांग्रेस पार्टी और उनके नेता राहुल गांधी जिस तरीके से तमाम रैलियों में लोगों को हिंदू और हिंदुत्व में अंतर समझा रहे हैं, यानी एक तरीके से वो हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं, वो एक तरीके से हिंदुओं को अपमानित कर रहे हैं, उन्हें गाली दे रहे हैं। इस पर संजय राउत क्या कहेंगे? वो खुद को बड़े हिंदुत्व कह रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ संजय राउत ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी अब हिंदुत्व की बात करने लगे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में वो हमारे साथ गठबंधन में हैं। तो इस तरीके से संजय राउत लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान पर पलटवार कर रहे हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये साफ तौर पर चुनौती शिवसेना और उद्धव ठाकरे को दी है कि वो मुख्यमंत्री पद से तुरंत इस्तीफा दे दें और उसके बाद इन तीनों दलों को एक साथ चुनाव लड़ना चाहिए। ये चुनौती क्या शिवसेना स्वीकार करेगी? संजय राउत के बयान से तो ऐसा नहीं लगता है। संजय राउत जिस तरीके से कह रहे हैं कि उनकी पार्टी का मौजूदा गठबंधन कभी नहीं टूटेगा, उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि हमने सत्ता के लिए कभी किसी पार्टी को नहीं छोड़ा। 2014 में उन्होंने बीजेपी हमें सत्ता के लिए छोड़ दिया, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो एक तरफ अमित शाह की ओर से ये साफ तौर पर कहा गया कि 2019 में जब विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में हुए तो वहां खुद अमित शाह की मौजूदगी में ही इस बात पर मोहर लगी थी कि देवेंद्र फडणवीस ही इस गठबंधन का नेतृत्व करेंगे और जीत जाएंगे तो देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन शिवसेना अपनी बात से मुकर गई। शिवसेना ने बीजेपी के साथ विश्वासघात किया और शिवसेना उन तमाम पार्टियों की गोदी में जाकर बैठ गई जिनके साथ वो लगातार लड़ती आई है। इतना ही नहीं, इस बयान के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी डीलर है और शिवसेना ब्रोकर है और हिंदुत्व के साथ शिवसेना ने समझौता किया है। ये तमाम बड़े खुलासे अमित शाह की ओर से किए गए, जिस पर अब इस तरीके से संजय राउत की ये बौखलाहट खुलकर सामने आई है। अब संजय राउत ये दावा कर रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी सरकार 5 सालों तक चलेगी। संजय राउत ये कह रहे हैं कि वो हिंदुत्व को नहीं छोड़ेगी, लेकिन शिवसेना ने किस तरीके से हिंदुओं का अपमान किया है, किस तरीके से महाराष्ट्र में हमने देखा कि कोरोना में लॉकडाउन का बहाना लेकर कई महीनों तक मंदिरों को बंद किया गया।
नवरात्रों और शिवरात्रि के दौरान भी मंदिरों के कपाट बंद नजर आए, लेकिन वहीं मुहर्रम और ईद जैसे त्योहारों पर खुलेआम छूट जो है वो वहां दी गई। तो यही जो कहीं ना कहीं भेदभाव है, ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर उनकी जो नीतियां हैं वो अपना चुकी है, जो शिवसेना और कांग्रेस की विचारधारा है वो अपना चुकी है। फिर चाहे वो तुष्टीकरण की राजनीति करके अल्पसंख्यकों की वोट बैंक को साधने की बात हो, या फिर तमाम अलग अलग जगहों पर वहां के वोट बैंक के हिसाब से राजनीति करने की बात। शिवसेना की जो हिंदुत्व की छवि थी वो उद्धव ठाकरे सरकार में पूरी तरीके से धूमिल हो चुकी है, और यही वजह है कि न सिर्फ बीजेपी बल्कि महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख है राज ठाकरे, वो भी लगातार शिवसेना पर हमलावर हैं। लगातार उनकी तरफ से ये बयान दिया जा रहा है कि बाला साहेब ठाकरे की जो पार्टी थी, जो उसकी विचारधारा थी हिंदुत्व की पार्टी, उसे कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे ने धूमिल कर दिया है। सत्ता का लालच कहीं ना कहीं इतना ज्यादा हावी हो चुका है कि शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी की विचारधारा को अपना चुकी है। कांग्रेस और एनसीपी जिस मुद्दे पर राजनीति कर रही है वही शिवसेना के लिए भी मुद्दा बन चुका है, यानी शिवसेना का अपना कोई स्टैंड नहीं है। ये तमाम बड़े आरोप जो हैं वो लगातार लगाए जा रहे हैं, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान के साथ ही महाराष्ट्र में एक बार फिर से राजनीति कहीं ना कहीं तेज हो गई है। हालांकि संजय राउत ने सिर्फ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान पर पलटवार नहीं किया, बल्कि जिस तरीके से ईडी ने पनामा पेपर लीक मामले में ऐश्वर्या राय बच्चन को ईडी ने समन भेजा है, उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है, उस पर भी संजय राउत ने कहा कि ऐश्वर्या राय बच्चन से इसलिए पूछताछ की जा रही है, इसलिए ईडी ने समन भेजा है क्योंकि उनकी जो सास है यानी जया बच्चन, वो समाजवादी पार्टी की सांसद है और वो सरकार पर हमलावर रहती हैं, तो इस वजह से उन्हें ईडी ने समन भेजा है। तो इस तरीके की बयानबाजी ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके की ये घटिया राजनीति फिलहाल जो है वो महाराष्ट्र में चल रही है। तो संजय राउत लगातार ऐश्वर्या राय बच्चन से जो पूछताछ की जा रही है उस पर भी अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार को जया जी का गुस्सा बच्चों पर नहीं निकालना चाहिए। संजय राउत ने ये सवाल किया कि उन्होंने इसलिए नोटिस दिया है क्योंकि जया बच्चन विपक्षी सांसदों के साथ है, क्योंकि जया बच्चन हमारे साथ बैठती है, यानी इस तरीके की राजनीति बदले की भावना से ये कार्रवाई की गई है। इसके बाद उनके बेटे, उनके पोते और पोती को भी नोटिस भेजा जाएगा। इस तरीके से संजय राउत की तरफ से जया बच्चन और बच्चन परिवार पर जो फिलहाल ईडी की रडार पर हैं इस पनामा पेपर लीक मामले में कहीं ना कहीं उससे बचने की कोशिश वो की जा रही है। इन तमाम बयानों के जरिए ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, लेकिन इतना तय है कि मुश्किलें अब बच्चन परिवार की बढ़ चुकी हैं। तो एक तरफ महाराष्ट्र में जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिवसेना को बेनकाब किया और कहा कि हिंदुत्व के साथ समझौता किया गया है, और दूसरी तरफ जया बच्चन को लेकर जिस तरीके से उन्होंने संसद में हंगामा बरपाया, जिस तरीके से उन्होंने अपना आपा खोया, उस बीच संजय राउत का ये बयान कि जया बच्चन का जो गुस्सा है वो सरकार को ऐश्वर्या राय बच्चन पर नहीं निकालना चाहिए, ये साफ तौर पर बताते हैं कि किस तरीके की राजनीति फिलहाल शिवसेना जो है वो महाराष्ट्र में कर रही है। हालांकि संजय राउत किस तरीके की बयानबाजी करते हैं ये हम सब जानते हैं। संजय राउत किस तरीके के बयान देते हैं, महिलाओं का वो अपमान करते हैं। तमाम राजनीतिक बयान उनके ऐसे होते हैं कि आज कुछ और हैं, कल कुछ और बयान होंगे। कभी वो राहुल गांधी का समर्थन करते हैं, कभी वो खुलकर राहुल गांधी पर प्यार लुटाते हैं, तो कभी राहुल गांधी की आलोचना करने लग जाते हैं। कभी ये कहते हैं कि यूपीए का नेतृत्व कांग्रेस को करना चाहिए, तो कभी कहते हैं कि शरद पवार को करना चाहिए। तो इस तरीके से संजय राउत के ये बयान सामने आए हैं, लेकिन कुल मिलाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की शिवसेना को ये चुनौती कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और तीनों पार्टियों को अब एक साथ चुनाव लड़े। और साथ ही ये भी कहा गया है कि दूसरी तरफ बीजेपी है
और वहीं संजय राउत ने पलटवार करते हुए कहा है कि 105 जो विधायक हैं उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और 105 विधायकों को दोबारा चुनाव लड़ना चाहिए। तो इस तरीके की आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला महाराष्ट्र में ये लगातार जारी है। बीएमसी के चुनाव हैं और उससे पहले ये सियासी घमासान महाराष्ट्र में आने वाले वक्त में क्या रंग लाएगा ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।